नरेंद्र मोदी राजस्थान को क्या कुछ सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे, जिसमें रेलवे भी है, सड़क भी है, ऊर्जा और पेयजल भी है, तो वहीं पेट्रोलियम सहित अन्य विभागों के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। बताते चले कि पीएम मोदी राजस्थान को सौगात देंगे। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। प्रदेश के 17,000 करोड़ से ज्यादा की आज सौगात राजस्थान को मिलने वाली है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, प्राकृतिक गैस जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं शामिल हैं। और सीएम भजन लाल शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जेईसीसी सीतापुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी आज राजस्थान को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 17,000 करोड़ रुपए का सौगात आज राजस्थान को दिया जाएगा। विकसित भारत की तरफ विकसित राजस्थान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिसमें सड़क से लेकर रेल से लेकर सौर ऊर्जा, तमाम वो परियोजनाएं शामिल है। तो विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित थोड़ी देर में ही पीएम मोदी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जुड़ेंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, जेईसीसी सीतापुर में ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि पेयजल, सांस्कृतिक पेयजल जो सबसे महत्वपूर्ण है, ईआरसीपी को लेकर जहां पर काम किया जा रहा है, विद्युत ट्रांसमिशन की बात हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, सौर ऊर्जा की बात हो, सोलर पैनल की बात हो। हालांकि पीएम मोदी की राजस्थान को सौगात में आपको बड़ी बातें ये बताते चले कि कई योजनाएं शामिल हैं। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, सोलर यूनिट की बात भी इस बार इंटरिम बजट में की गई है। और उसके साथ साथ आपको बता दें जैसे कि ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव आएगा, ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और 5300 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला ऊर्जा क्षेत्र में रखी जाएगी। बीकानेर में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला आज पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा और साथ ही बीकानेर, फतेहगढ़ और भादला में ट्रांसमिशन सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। वहीं अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो उसमें पीएम मोदी आज कैसे सौगात देंगे राजस्थान को, वो भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल जल जीवन मिशन से जुड़े में 2400 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास आज पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। घरेलू नल कनेक्शन, क्योंकि पीएम मोदी का दृष्टिकोण है कि हर घर नल के तहत ही घरेलू नल कनेक्शन से लोगों को पानी मिलेगा। राजस्थान को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो जल जीवन मिशन हो या सोलर ऊर्जा हो या फिर हम रेल की बात करें, तमाम कैसे विकास की डगरी पर राजस्थान को दौड़ाया जाए, उस क्रम में आज 17,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17,000 करोड़ रुपए की आज से ज्यादा की सौगात आज पीएम मोदी राजस्थान को देने जा रहा है। विकसित भारत विकसित राजस्थान की दृष्टि से बहुत अहम मायने रखता है राजस्थान के लिए आज के लिए ये सौगात। और अब बात करेंगे कि कैसे मालवीय पर किसको भरोसा है और क्यों इतने साल का सफर कांग्रेस से तोड़कर मालवीय बीजेपी में शुमार होने के लिए शामिल है। इसमें बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि राजस्थान की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बीजेपी कांग्रेस को तगड़ा झटका दे सकती है। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत मालवीय बताए जा रहे हैं। यह भी बता दें कि महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज हो चुकी है। किसी भी वक्त वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और आज ही दोपहर का वो वक्त बताया जा रहा है 2 बजे का, जब महेंद्र सिंह जीत मालवीय बीजेपी में आ सकते हैं। दिल्ली में दिग्गजों की मौजूदगी में ये खबरें आ रही हैं कि आज वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस से आज इस्तीफा देने की संभावना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीजेपी लड़ा सकती है लोकसभा चुनाव। इस खबर पर हमारे संवाददाता दिलीप जुड़े हुए हैं। विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, महेंद्रजीत मालवीय की आने की अटकलें तेज हो चुकी हैं, क्या आज ही 2 बजे ज्वाइनिंग हो जाएगी? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है राजस्थान से बड़े नेता जो है वो शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत मालवीय जो है वो शामिल हो सकते हैं। बड़ा आदिवासी चेहरा जो है राजस्थान में उनको माना जाता है। और उसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई और राजस्थान के जो कद्दावर नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसमें रिचपाल मृगा का नाम भी जो है वो नागौर से आते हैं, बड़े जाट नेता है, उनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। साथ ही साथ लालचंद कटारिया का भी नाम सामने आ रहा है जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लग सकता है आज। और इसके साथ ही साथ बीजेपी में जो है वो जो बड़े नेता जो है राजस्थान के कद्दावर नेता, चाहे वो हम जाट नेता की बात करें चाहे वो आदिवासी नेता की बात करें, तो बड़े और कद्दावर नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय की अगर हम बात करें, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो आदिवासी नेता माने जाते हैं। साथ ही साथ जब 2013 का भी विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त कांग्रेस जो है वो लगभग 21-22 सीटों पर ही सिमट गई थी। उस वक्त भी उन्होंने जीत हासिल की थी। तो उनका जो चेहरा है, उनकी जो लोकप्रियता है वो काफी अधिक है। और इसी को लेकर के बीजेपी जो है वो अपनी लोकसभा की चुनावी तैयारी कर रही है। और जिस तरह से हमने देखा 2014 का बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखा, 2019 का बीजेपी का स्ट्राइक रेट राजस्थान में देखा कि लोकसभा में 25 की 25 सीट जो है वो बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इसी जीत के सिलसिले को बीजेपी 2024 में भी दोहराना चाहती है। और ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जो है वो बीजेपी में शामिल करवाया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि आज दोपहर यह कार्यक्रम हो सकता है जिसमें औपचारिक तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी की सदस्यता जो है वो दी जा सकती है। जी बिल्कुल विनीत, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वांगड़ क्षेत्र के सबसे प्रमुख चेहरा रहे हैं। और गुजरात को भी अगर हम देखें उस क्षेत्र में आदिवासी सीट है। अगर हम इधर मध्य प्रदेश में जाएं उधर भी आदिवासी बहुल एरिया माना जा रहा है, उस पर सीधे इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जाएगी विनीत। लेकिन CWC में मेंबर हैं, सांसद रह चुके हैं, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अचानक से क्या हो गया महेंद्रजीत मालवीय को कि कांग्रेस का दामन छोड़कर, इतने साल का सफर छोड़कर बीजेपी में शामिल होने लगे? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजनीति में संभावनाओं की बात में होती है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी में संभावनाएं जो है वो ज्यादा दिख रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि राजस्थान में अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। केंद्र में जैसा कि वह लगातार ये बात कही जा रही कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। और वो लोकसभा में टिकट जो है वो उन्हें ठीक है विनीत, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ बाबूलाल भी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मालवीय की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियां कांग्रेस खेमे में किस तरह की बेचैनी बढ़ा रही है? माहौल है इस वक्त राजस्थान में। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनका इतना बड़ा नेता आदिवासी अंचल में जिसकी सबसे बड़ी पहचान है और जिसकी वजह से राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश तक के आदिवासी नेताओं में उनकी बड़ी लोकप्रियता है वहां की जनता के बीच में भी। उनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामना एक तरह से बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो माना यह जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे और पार्टी ने उनकी दावेदारी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और टीकाराम जूली को जब नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज हुए थे और बीजेपी के नेताओं से पहले से ही वो संपर्क में थे। और आज माना यह जा रहा है कि वो दोपहर में बीजेपी का दामन थाम लेंगे। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी भी इस दौरान रहेगी। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनकी ज्वाइनिंग के बाद तो दिल्ली में मौजूद रह सकते हैं। बाबूलाल, ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के 6 मंत्री बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। एक तो चेहरा सामने निकल कर आ रहा है, 5 और कौन है? जी, एक चित्तौड़गढ़ जिले से ताल्लुक रखने वाले मंत्री, एक ईस्टर्न पूर्व मंत्री हैं, एक ईस्टर्न राजस्थान में सचिन पायलट कैंप के नजदीक ही थे, उनका नाम है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण जो जिला है वहां से पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी संपर्क में है। इसके अलावा भी कई और, एक जयपुर ग्रामीण से जिनकी मौजूद जो सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा मारवाड़ में एक खाटी जाट राजनेता है, उनका नाम भी अभी लिया जा रहा है कि वो भी जल्द शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं जो
जिनके बारे में कांग्रेस को लगता है कि ये तो उनके साथ ही बने रहेंगे, लेकिन वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए छोड़ते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़े झटके जो है बीजेपी देने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना कुनबा मजबूत कर रही है और कांग्रेस की रीढ़ तोड़ने की कोशिश हो रही है कि वो वापस जो है कांग्रेस राजस्थान में खड़ी ना हो पाए। जो भी मजबूत नेता है उनको बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है ताकि यहाँ पर जो है कांग्रेस का फिर से जनाधार खड़ा करने वाले नेताओं का नाम ना रहे। एक और एमएलए आज ज्वाइन कर सकते हैं जिनका नाम जो है वो जो बांसवाड़ा से आते हैं और महेंद्रजीत मालवीय के नजदीकी हैं। माना जा रहा है कि नाना लाल नीनामा जो है वो भी बीजेपी में आज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी खबरें हमारे पास आ रही। और एक तरफ ये भी देखा जाए बाबूलाल, बांगड़ क्षेत्र में मशहूर और प्रभावी चेहरा है मालवीय, इसके साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश को भी साधने की कवायद में बीजेपी जुट गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है जहां से आते हैं बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र, चाहे किसी की सरकार आए हो सरकार आती हो, लेकिन महेंद्रजीत मालवीय जो है वो चुनाव जीत करके आते हैं। उनके बीजेपी में जाने से जो डांग का इलाका है गुजरात का और मध्य प्रदेश का सटा हुआ झाबुआ है, रतलाम है, दूसरे जो जिले हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। गुजरात का जो नॉर्दर्न गुजरात है, ईस्टर्न गुजरात है, यहाँ पर आदिवासियों की बहुत ही प्रभावी मौजूदगी है। बड़ी संख्या में वहां पर एमएलए और एमपी जीत करके आते हैं। और राजस्थान का जो आदिवासी बेल्ट है, जो दक्षिण राजस्थान को कहते हैं वागड़ अंचल, इन तीनों इलाकों में महेंद्रजीत मालवीय एक जाना पहचाना चेहरा है और बीजेपी उनको एक बड़ा नेता, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता स्थापित करना चाहती है। जब वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आएंगे तो बीजेपी यहाँ के आदिवासी समुदाय को बताएगी कि देखिए इतने बड़े नेता जब छोड़ करके आ गए कांग्रेस जैसी पार्टी को जिन्होंने बरसों अपना जीवन दे दिया था, तो फिर आदिवासियों के दिलो दिमाग पर बीजेपी के अपनी छाप छोड़ पाने में कामयाब होगी। और पूरा फोकस है कि देश का जो आदिवासी हो बीजेपी के साथ खड़ा रहे, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन हो, इसके अलावा अभी 2 कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में बनाए गए हों, इसके अलावा सुनीलाल गरासिया को राज्यसभा में भेजे जाने का फैसला हो, और अब महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी में लाने की जो कोशिश चल रही है वो यही साबित करती है कि बीजेपी को एक मुश्त वोट चाहिए आदिवासियों का सत्ता में बने रहने के लिए, केंद्र की में भी और राज्यों की सत्ता में भी। इसलिए इसकी जो गूंज है वो दूर तक सुनाई पड़ेगी और फायदा जो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बीजेपी महसूस कर रही है कि अगर मालवीय आते हैं तो उनके आने को वो महाराष्ट्र तक के आदिवासियों के बीच में उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं वहां पर मानगढ़ धाम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल गए थे और वहां उस जगह को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की बात की गई थी। गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। तो वो जो क्षेत्र है वो इनके इलाके में पड़ता है और उसको जो है पवित्र तीर्थ स्थली के रूप में मानते हैं आदिवासी। तो उसकी पहचान को और बड़ा बनाने की कोशिश है महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी के पाले में लाकर। ठीक है विनीत, मैं आपके पास आ रही हूँ। विनीत, सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा में नॉमिनेट करने के पीछे यही था कि कांग्रेस अपने संगठन को, कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज दे सकेगी, लेकिन उनके नॉमिनेट होने के बाद एक बड़ा चेहरा राजस्थान से टूटकर बीजेपी में जा रहा है। जी निश्चित तौर पर कांग्रेस को राजस्थान से ला करके एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही थी। साथ ही साथ कांग्रेस जो है अपने जो विभिन्न नेता हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह से हम देखें कि जो विभिन्न स्थानीय नेता हैं या फिर जो राज्य स्तर के नेता हैं उनकी जो व्यक्तिगत अभिलाषा होती है या फिर उनका जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होता है उसे भी पूरा करना जरूरी है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से महेंद्र सिंह मालवीय की बात हो, जिस तरह से उन्हें राष्ट्रीय पटल पे लाया जा सकता है या फिर जिस तरह से अगर हम देखें कि आदिवासी में चेहरा है और उन्हें जिस तरह से यह बात हो रही है कि बीजेपी जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है, तो साफ तौर पर यहाँ पर उनके कद को बीजेपी जो है वो बढ़ाने की बात कर सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर यह आरोप लगाया जाता है या फिर कटाक्ष किया जाता है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों की जो नजरअंदाज जो है वो बीजेपी करती है, तो वहीं पर जिस तरह से हम देखें कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि उन्होंने
पहला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो बीजेपी के में एक तरह से ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी मार। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत और बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। इस खबर पर बड़ी खबर आपको बताते कभी भी किसी भी वक्त महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि बीजेपी राष्ट्रीय परिषद का 2 दिवसीय अधिवेशन कल से भारत मंडपम में शुरू होने वाला है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी बागडोर संभालने वाले हैं और राजस्थान बीजेपी के नेता जनप्रतिनिधि दिल्ली जाएंगे। न सिर्फ राजस्थान के बल्कि हर प्रदेश के अध्यक्ष नेता इस दिल्ली मंडपम में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें शामिल होंगे। 550 से ज्यादा नेता अधिवेशन में शामिल होंगे, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। एमपी एमएलए प्रदेश पदाधिकारी मोर्चों के संयोजक, विभाग संयोजक, प्रकोष्ठों के संयोजक, मेयर, जिला परिषद, पंचायत की प्रमुख चेयरमैन, ये सभी शामिल होंगे। 2 दिवसीय अधिवेशन में तमाम नेता शामिल होंगे, जिनमें तमाम चीजें बातचीत की जाएंगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसको लीड करेंगे। भारत मंडपम में 17 और 18 तारीख को 2 दिन का ये समारोह है। 2 दिन ये अधिवेशन चलेगा, जिसमें प्रदेश के हर एक प्रदेश अध्यक्ष और अधिकारी इस अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। यानी कि लोकसभा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर प्रदेशों की जानकारी हो जाएगी, डाटा समझ में आ जाएगा। और कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में इसको लेकर अहम सुनवाई होने वाली है। बता दें कि 81 विधायकों ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था और तब विधानसभा अध्यक्ष ने इसको अस्वीकार कर लिया था और राजेंद्र राठौर ने इस निर्णय को असंवैधानिक बताया था और इसी मामले में आज सुनवाई होने वाली है। तो सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष थे, जिन्होंने 81 एमएलए जब अचानक से इस्तीफा दे दिए, इसको अस्वीकार किया था और इसको असंवैधानिक बताते हुए राजेंद्र राठौर ने इसमें जाकर अपील की थी और आज हाईकोर्ट में इसी मसले पर सुनवाई होनी है। देखना है कि हाईकोर्ट क्या रुख इख्तियार करता है इस मामले पर। और हिरण जोशी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मीडिया सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है। इस संबंध में गुरुवार देर रात कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार 1 साल और अन्य आदेश जारी होने तक हिरण जोशी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मीडिया सलाहकार के रूप में नियुक्त होंगे। और यह भी बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार हिरेन जोशी मूलतः अलवर के ही रहने वाले हैं। पत्रकारिता जगत में हिरेन जोशी का लंबा अनुभव रहा है और अब मीडिया सलाहकार के रूप में वो मुख्यमंत्री के लिए काम करेंगे। और बड़ी खबर, योजनाओं की जानकारी ली और आंकड़े मांगे। उसके बाद राष्ट्रीय पशुधन मिशन में आंकड़े निराशाजनक मिलने पर नाराजगी जताते हुए संयुक्त निदेशक को जमकर फटकार लगाते हुए मंत्री ने कहा, अब ये नहीं चलेगा। जिले में पशुपालन की कमी है, हम ऑफिसर हैं, ठीक है, घूम चले जाएंगे। मोदी जी ने कह दिया साइबर क्राइम राजस्थान पुलिस के लिए चुनौती है और मैं धन्यवाद की इतनी महती हो जाए। 5 जिले में पशुपालन की कमी है, हम ऑफिस वो हम लोगों को गुमराह करने वाला। हमने आपसे 2 बात की, आपने एक बात तो ये कही, हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम कहाँ है। एक फिर आपने कहा कि हमको जब कोई शिकायत करता है तो हम उसको ठीक करा देते। दोनों एक बात है, आप समझिए, हम सब सुन रहे हैं। अब सुन लीजिए, आपका भाषण सुनने थोड़ी आए हैं, हम आए हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसका मैनेजमेंट कैसे तैयार हो और टाइम भी प्रोग्राम तैयार हो तो उसकी पूर्ति। ठीक है, अब आपके लेवल का जो काम बताया है वो पूरे जिले में 1 महीने में पूरा होकर के ओके की रिपोर्ट कलेक्टर साहब को देंगे और फिर उसको रेंडमली ये चेक करा लेंगे कि आप सच हैं झूठ है। उससे पहले आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसकी कॉपी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आप पहुंचा। तो आपको मंत्री बेडम की हमने वो जो उन्होंने कहा अधिकारियों पे जब गुस्सा हुए, जब फाइलें पलटी गई और उसमें अनियमितताएं पाई गई, उसके बाद फटकार लगाया गया कि अब ये लापरवाही नहीं चलेगी, लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए।
और इस बीच बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें कि गैंगस्टर विक्रम बराड़ की आज कोर्ट में होनी है पेशी। 5 दिन से पुलिस रिमांड पर विक्रम बराड़ चल रहा था। चौमू थाना पुलिस ने डकैती केस में विक्रम बराड़ को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है विक्रम बराड़। 2 साल पुराने ज्वेलरी डकैती केस में वांटेड था विक्रम बराड़। पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया था और 5 दिन से जयपुर पुलिस के पास ये रिमांड पे था। प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था और आज कोर्ट में पेशी होनी है। रोहित गुदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है ये गैंगस्टर बराड़। आज कोर्ट में होनी है पेशी। उसके बाद देखना है कि क्या कोर्ट में पुलिस की तरफ से फिर से रिमांड पर ले जाने की बात कही जाती है या फिर कोर्ट का फैसला क्या आता है। इसके लिए कोर्ट करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। लेकिन बता दें 2 साल पुराने ज्वेलरी डकैती केस में वांटेड था और अब जाकर पुलिस के हाथों चढ़ा है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गैंगस्टर विक्रम बराड़ की आज कोर्ट में पेशी होनी है। बता दें 5 दिन से पुलिस रिमांड पर विक्रम बराड़ है और अब कोर्ट में पेशी होनी है। 2 साल पहले ज्वेलरी डकैती केस में ये मोस्ट वांटेड था। 2 साल तक पुलिस लगातार खोज कर रही थी। अब जाके पुलिस के हाथों आया। प्रोडक्शन वारंट पर इसको जयपुर लाया गया था। आज कोर्ट में होनी है पेशी। कोर्ट में देखना है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, आज कोर्ट में पेशी होनी है गैंगस्टर विक्रम बराड़ की। देखिए बिल्कुल, गैंगस्टर विक्रम बराड़ पिछले 5 दिनों से चौमू थाना पुलिस की गिरफ्त में था। वहां रिमांड लिया गया था और पिछले जो रविवार को ही गैंगस्टर विक्रम बराड़ को कोर्ट में पेश करके 16 तक रिमांड लिया गया था और आज रिमांड की अवधि पूरी होने पर विक्रम बराड़ को आज चौमू में ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि दोपहर बाद तक विक्रम बराड़ की कोर्ट में पेशी होगी। उसके बाद आज कोर्ट विक्रम बराड़ को वापस से क्या जेल में भेजेगी या फिर वापस चौमू थाना पुलिस उसे रिमांड पर लेगी, ऐसा देखा जाएगा। लेकिन सबसे खास बात है कि 2 साल पुराने डकैती केस में विक्रम बराड़ को जब जयपुर लाया गया प्रोडक्शन वारंट पर, तो डकैती के केस के साथ साथ जो अन्य राजस्थान में मामले हैं वहां भी उस संबंध में पुलिस ने पूछताछ की थी। और न सिर्फ चौमू थाना पुलिस, उसके अलावा जो अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो अन्य जो एजेंसियां पुलिस की, उन्होंने भी, उनके अधिकारियों ने भी विक्रम बराड़ से पूछताछ की, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ। और हो सकता है कि इसके बाद राजस्थान में जो जहां जहां अन्य मुकदमे दर्ज है विक्रम बराड़ के खिलाफ, जहां वो वांछित था, वहां लोकल पुलिस भी विक्रम बराड़ को आने वाले दिनों में अपनी हिरासत में लेकर के गिरफ्तारी करके और पूछताछ करे। चूंकि विक्रम बराड़ राजस्थान में हनुमानगढ़ के पीलीभंगा का रहने वाला था, ऐसे में कई मुकदमे भी यहाँ पर दर्ज है। तो राजस्थान पुलिस की जो और जो जिलों की जो पुलिस टीम है, जहां भी वो वांछित था वहां भी पूछताछ करेगी। साथ में विक्रम बराड़ से इस डकैती केस के अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई और उसके अलावा रोहित गुदारा गैंग है या गोल्डी बराड़ से जुड़ी जो अहम जो पूछताछ है वो भी की गई है। जी, वो भी की गई है विष्णु या वो भी की जाएगी? देखिए 5 दिनों की रिमांड के दौरान कई सारी पूछताछ जो की थी। इसके लिए पुलिस ने एक बाकायदा एक सूची बनाई थी प्रश्नों की, क्या क्या विक्रम बराड़ से पूछताछ करनी। चूंकि बहुत मुश्किलों के साथ में पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर विक्रम बराड़ को जयपुर लाया गया था। यहाँ चौमू थाना पुलिस ने पूछताछ की थी। अब देखा ही जाएगा कि क्या राजस्थान में जहां भी वो वांछित है, क्या वहां की पुलिस उसे रिमांड पर लेगी, गिरफ्तारी करेगी उन केसों में, या फिर उसे वापस से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। जी, 2 बजे के बाद पेशी होनी है विष्णु आज कोर्ट में? हाँ बिल्कुल, अभी तक यही बताया जा रहा है कि फिलहाल तो विक्रम बराड़ से पूछताछ चौमू थाने में ही है। दोपहर बाद तक विक्रम बराड़ को चौमू में ही जो पुलिस का पक्ष कोर्ट में क्या रहने वाला है? पुलिस का पक्ष कोर्ट में क्या रहने वाला है विष्णु? देखिए पुलिस 5 दिनों की यदि पड़ताल के दौरान, रिमांड की अवधि के दौरान यदि उसकी पूछताछ लगभग पूरी हो गई होगी तो फिर कोर्ट उसे न्यायिक अभिरक्षा में। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको इस बीच में कोटा से बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग छात्र की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। एक बार फिर कोटा में संदिग्ध मौत का मामला छात्रा का सामने आया है। 18 साल का बताया जा रहा है, परिणीति नाम है, जेईई की तैयारी कर रहा था, झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। 18 साल का परिणीत, तबियत बिगड़ने के बाद परिणीत को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इस बच्चे ने। जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर तबियत इतनी कैसे खराब हो गई। कोटा से बड़ी खबर, 18 वर्षीय परिणीति जेईई की तैयारी कर रहा था, अचानक से तबियत बिगड़ी, अस्पताल में एडमिट कराया गया और इलाज के दरमियान ही परिणीति की मौत हो गई।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोचिंग छात्र की संदिग्ध मौत पर अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। कैसे तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत अचानक से खराब हो गई, पता कैसे नहीं किसी को चला। कोचिंग अगर कर रहा था बच्चा, छात्र, आसपास के लोग रह रहे होंगे, अगर वो कोचिंग नहीं जा रहा होगा तो टीचर्स ने संपर्क किया नहीं किया, उनके परिवार वालों को नहीं बताया गया कि नहीं बताया गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कोचिंग छात्र की संदिग्ध मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के पहले से डरावने आंकड़े, भयानक आंकड़े सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। उसके दौरान जब 18 वर्षीय कोचिंग छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हालांकि मौत के बाद छात्र के परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजन कोटा पहुंचने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस तरह की क्या उनकी ऐसी कोई बीमारी थी जिसके कारण हॉस्पिटल ले जाते ही उनकी जो मौत हो गई। फिलहाल संदिग्ध मौत को मानते हुए जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। बताया जा रहा है कि ये छात्र 2 साल से कोटा में रहकर जो है जेईई की तैयारी कर रहा था और झारखंड निवासी मात्र 18 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि छात्रों को तनाव मुक्त करने के कई प्रयास पहले से हो रहे हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि फिलहाल अब उन दूसरे छात्रों से भी पूछताछ की जानी है, कई और लोगों से पूछताछ की जानी है कि ये छात्र कहीं तनाव में तो नहीं था, किस तरह की उनकी बीमारी थी, तबीयत क्यों खराब हुई थी, खाना खा रहा था कि नहीं खा रहा था, कोचिंग संस्थान जा रहा था कि नहीं था। तमाम इन पहलुओं पर पुलिस जांच करने की बात कह रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल परिजनों को सूचित करने के बाद परिजन भी जो है कोटा पहुंचने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और डिडवाना उपखंड में नहरी जल परियोजना के द्वारा लगातार अवैध कनेक्शन हटाओ अभियान जारी है। अभियान के तहत जल चोरों पर लगातार कार्रवाई विभाग कर रहा है। तो इसी के तहत विभाग ने अब तक मुख्य लाइनों से कुल 29 अवैध कनेक्शन हटाए हैं और इसी क्रम में आज विभाग के सहायक अभियंता के निर्देशन में काम टीम कर रही है। टीम ने कार्यवाही करते हुए होटल चमन एंड रेस्टोरेंट, सीकर रोड, ललासरी, मलिक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, मेगा हाईवे बाईपास रोड, डिडवाना अवैध रूप से किया गया जल कनेक्शन विभाग के द्वारा आज काटा गया है। जैसलमेर वन रेंज में चिंकारा शिकार मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा की ओर से वन एवं पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर मांग की गई थी, जिस पर वन और पर्यावरण मंत्री ने ज्ञापन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए गुरुवार शाम को आदेश जारी किए। गौरतलब है कि पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर सहित प्रदेश भर में लगातार शिकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। लगातार हो रही शिकार जैसी घटनाओं को लेकर प्रदेश भर में वन्य जीव प्रेमियों में भारी गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। और सरकार की संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, तत्परता दिखाते हुए आज एक एसआईटी का गठन कर दिया, जिसमें 4 सदस्यीय एक उच्च अधिकारी हैं, जो जयपुर स्तर से एक टीम का गठन हुआ है। ये एसआईटी नेहड़ाई, रामदेवरा, मोहनगढ़, नाचना, इस क्षेत्र में जो भी घटना हुई है शिकार की पिछले दिनों, और उसमें कुछ वन विभाग के कर्मचारियों की भी लिप्तता पाई गई है, कुछ अन्य स्थानीय लोगों की भी है, कुछ कर्मचारियों की भी है। जिन जिन लोगों के बीच में अब कोई अगर गलती है या उनका किसी टाइप का कोई अपराध साबित होता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एसआईटी ये काम करेगी। और खबर आपको भिलवाड़ा से बताते चले, जहां पर रजवाज गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक शिकारी के ट्रैप में मादा पैंथर फंस गया। दरअसल कुछ महिलाएं जंगल में लकड़ी लेने गई थी और इसी बीच पैंथर गुर्राने लगी। महिलाओं ने पैंथर की गुर्राहट सुनी तो डर गई। इसकी जानकारी लगते ही ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जुट गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल पैंथर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। रेस्क्यू वैन में पैंथर को कोटा ले जाया गया और इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग की भीड़ जुटी रही। तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और घायल पैंथर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करवाने के बाद सही जगह उसको छोड़ा जाएगा। बता दें कि और इस बात
इसकी खबर तब लगी जब महिलाएं लकड़ी बिटोर निकले गई थी, उसकी गुर्राहट से पता चला। बड़ी खबर इस बीच में आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों को प्रश्न बैंक मिलेंगे, यानी क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। परीक्षा से पहले छात्रों को तैयारी बकायदा करवाई जाएगी कि 10वीं और 12वीं के जब एग्जाम में वो बैठे तो किसी प्रकार की उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। प्रश्न बैंक के जरिए सरकारी स्कूलों में बच्चों की तैयारी करवाई जाएगी। सभी सरकारी स्कूलों में बजट का प्रावधान भी रखा गया है। प्रत्येक स्कूल को प्रश्न बैंक के लिए 1500 रुपए का बजट दिया गया है। प्रश्न बैंक में नए सवालों के साथ बीते सालों के पूछे गए सवाल भी होंगे शामिल। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर को लगा ले तो आपकी तैयारी पूर्ण हो जाती है, और उसी के आधार पर बच्चों की तैयारी करवाने के लिए बड़ी पहल की गई है, जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को प्रश्न बैंक दिया जाएगा। उसके लिए स्कूलों को 1500 रुपए आवंटित भी किए जाएंगे ताकि पैसे की दिक्कत ना आए सरकारी स्कूलों में कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बैंक खरीद के वो बच्चों की तैयारी नहीं करवा पा रहे हैं। यानी कि पूर्ण रूप से बच्चों को पूरा फुल प्रूफ तैयारी कंप्लीट तैयारी करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि बच्चे एग्जाम में अगर अपीयर हो बैठे तो उन्हें किन्हीं दिक्कतों का सामना ना आने पाए, वो पूर्ण तैयारी से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। इसको लेकर यह बड़ी पहल की गई है। और भरतपुर में धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। ये टीम जिले भर में धर्मांतरण की घटनाओं पर पैनी नजर रखेगी। रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण मामले में खुलासे के बीच भरतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भरतपुर पुलिस अधीक्षक ने किया एसआईटी का गठन। भरतपुर में अब तक धर्मांतरण मामले में जो खुलासा हुआ है उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। अब तक की जांच में करीब 20,000 लोगों के धर्मांतरण की बात सामने निकल कर आई है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तरफ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो दूसरी तरफ एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ के साथ साथ 2 थाना अधिकारी और जिला स्पेशल टीम को शामिल किया गया है। इस टीम की मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा के जरिए हर रोज की जाएगी। एसआईटी काम जिले में धर्मांतरण से जुड़ी घटनाओं पर पैनी नजर रखना होगा। प्रकरण के प्राथमिक अनुसंधान में धर्मांतरण संबंधी कुछ तथ्य सामने आए थे। उच्च अधिकारियों तथा पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप एसआईटी का गठन इस प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान के लिए किया गया है। जिले में धर्मांतरण गैंग के एक्टिव होने का खुलासा 11 फरवरी अटल बंद इलाके के एक निजी होटल में चल रहे कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जिसमें करीब 500 महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई, जिसकी जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि चिकसाना इलाके के गांव पीपला में धर्म परिवर्तन का नया मामला सामने आया, जहां अजय नाम के एक शख्स के घर धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर किया था। और यहाँ भरतपुर में कम से कम 20 जगह उन्होंने ये कबूल किया है पुलिस के सामने, उन्होंने ये कि हमारी 20 जगह गतिविधियां चल रही हैं, तो अब तक हम कम से कम 12 से 15,000 लोगों को धर्मांतरण करा चुके हैं। अब तक जांच में खौफ पैदा करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 3 साल से जिले में एक्टिव धर्मांतरण गैंग करीब 20,000 लोगों को धर्म परिवर्तन करा चुका है। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि दलाल को बतौर कमीशन 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि लंबे वक्त से ये काम जिले में होता रहा, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। लेकिन अब उम्मीद है कि एसआईटी के गठन के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और बात अब डिडवाना गांधी इंग्लिश मीडियम की कर लेते हैं, जहां पर स्कूल में आज वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के तहत स्थानीय विधायक यूनुस खान ने कार्यक्रम में शिरकत की। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा राजस्थानी गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। वहीं स्कूली छात्रों के द्वारा दहेज प्रथा को लेकर भी नाट्य रूप दान कर दहेज प्रथा के खिलाफ कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, स्कूल छात्र छात्राओं के माता पिता भी उपस्थित रहे। गांधी अंग्रेजी माध्यम के इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव में आकर के अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो विगत सरकार ने
इस तरीके के इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले, सक्सेस हो, क्योंकि लोगों को आज आवश्यकता है इस तरीके की स्कूल की। तो ये योजना, इसका रिव्यू होकर के इसमें रेगुलर टीचर्स लगे और रेगुलर ये स्कूल बने, इस तरीके की मैं उम्मीद करता हूँ। और वहीं सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के संदूरी गांव में ठाकुर जी मंदिर की स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। गांव में कलश यात्रा का आयोजन हुआ। महिलाओं ने सज धज कर कलश यात्रा में भाग लिया। महिला पुरुषों ने कलश यात्रा में खूब नाचे और उसका आनंद भी उठाया। कार्यक्रम का आयोजन श्री ठाकुर जी युवा मित्र मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।